नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में होगी बात बिहार में योगी मंत्र मिशन यूपी का वार्म अप, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। चुनाव करीब 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा। बिल्कुल, सरकार बनाएंगे। अच्छा, तीसरी सवाल आपने जवाब पहले ही दे दिया। तो सरकार तीसरी बार, आज तक कभी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 3 बार नहीं आई है। दो भी बहुत किसी ने कंप्लीट नहीं किया। जो कभी नहीं हुआ था वो सब सारा भारत में हो रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि लोकसभा में जो 2024 के जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसमें जिस तरह से यूपी में जो हुआ, उसको देखते हुए आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी और किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा? देखिए, वो पार्लियामेंट के चुनाव से उसको जोड़कर मत देखिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वैसी स्थिति बनी, लेकिन सब मिला जुलाकर उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ही अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने देखा कितनी शानदार कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। नहीं, वो बहुत बड़ी, हाँ, बड़ी कामयाबी है। और आपने यह भी आप स्वीकार करेंगे कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, विकास तेजी के साथ होगा और हो रहा है। तो अगला चुनाव में मुद्दा, विकास का मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हाँ, विकास का मुद्दा तो हम बराबर हर चुनाव में लेकर जाते हैं। जहां हमारी गवर्नमेंट है, दोबारा जी हम तिबारा हम चुनाव ही लड़ते हैं, तो विकास का मुद्दा हमारा एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि चूंकि किया है जी, साफ लोगों को दिख रहा है। जब कभी रसोई गैस समाप्त हो गई और पर्व और त्योहार है, मेहमान है, पता लगा कि घर में मालकिन तो रसोई बना रही है, घर का आदमी जाता था कहीं रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए कि कहीं मिल जाए, इज्जत बचा रह जाए, और लाइन लगी है। रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, वहां पुलिस की लाठी जरूर मिलती थी, और घर में खाली हाथ व्यक्ति आता था तो घर में बेलना की मार अलग से पड़ती थी। ये कांग्रेस के लोग थे, पुरुषों की हाल तो ऐसा बना दिए थे कि न घर का होता था न घाट का होता था। ये तीनों की तिकड़ी देखना 14 तारीख को दोपहर के बाद विदेश का टिकट कटा करके शहर पे निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। वोट चोरी इशू बन पाया सर इस बार? वोट चोरी इशू है ही नहीं। इस प्रकार की बचकाना हरकत श्री राहुल गांधी ही कर सकते हैं। इस बार लगता है सी टीम हम लोगों का साथ दे रही है। 9-2-11 बीजेपी हो जाएगी इस बार, इसलिए पलायन बीजेपी का होगा। बिहार से बीजेपी होगी, और जब तेजस्वी नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, बिहार के विकास के साथ, और हम लोग सब मिलकर के अपने अनुभव का साथ देंगे, जिससे बिहार को नए तरीके से नया बिहार बनाने का काम करें।
वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारी मजहब के खिलाफ है। क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। बिहार चुनाव के बार पलटवार वाली लड़ाई लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी मिशन का भी जिक्र छेड़ दिया है। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की है और कहा कि वो शानदार सरकार चला रहे हैं और तीसरी बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं एक तरफ सीएम योगी बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार में है। इसे 2027 के मिशन यूपी का वार्म अप भी कहा जा सकता है। अखिलेश यादव ने भी बदलाव वाला प्रहार किया तो बीजेपी ने पलटवार में विदेश यात्रा का तंज कस दिया। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि बिहार में योगी मंत्र 2027 के मिशन यूपी का वार्म अप, बिहार की लड़ाई जारी, यूपी फतेह वाली तैयारी, इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका तारुफ करा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे बीच में हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सुधीर चौहान जी सपा प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन AK जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ हैं, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, बिहार की लड़ाई जारी, यूपी फतेह वाली तैयारी। बिहार के चुनावी मैदान में जिस तरह यूपी के तमाम बड़े नेता ताल ठोक रहे हैं, अपनी अपनी सरकारों की उपलब्धियां राज्य का हवाला देते हुए गिनवा रहे हैं, क्योंकि यूपी में भी जल्द चुनाव आने जा रहा है। बीजेपी का पलटवार, नतीजे आएंगे, राहुल अखिलेश विदेश जाएंगे। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और कह रही है कि भाई नतीजे आने दीजिए, ये सभी लोग मिलकर विदेश जाएंगे और वहां से वोट चोरी की स्क्रिप्ट लिख कर लाएंगे। बिहार में योगी मंत्र 2027 के मिशन यूपी का वार्म अप। तो चलिए इसी पर शुरू करते हैं चर्चा और सबसे पहले रुक करेंगे समीर जी आपका। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि यूपी में पूर्व में कभी ऐसा हुआ नहीं कि लगातार एक ही पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट हुई हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। श्रद्धेय माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे पार्टी के नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और लंबा उनका राजनीतिक अनुभव। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लखनऊ से वो जीत के सांसद होते हैं, जाते हैं, और जो अनुभव उन्होंने साझा किया है आपके चैनल, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं आस्था जी, आज पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। पिछले 30 सालों के अंदर दोबारा किसी राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत नहीं दिया था। इतनी बड़ी बहुमत के साथ 2022 में माननीय योगी जी के काम के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, विकास के आधार पर, नौजवानों को रोजगार देने के आधार पर, नौकरी देने के आधार पर, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के आधार पर आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का प्रदेश है, आज सबसे ज्यादा हवाई अड्डे का प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों का ग्रोथ बढ़ रहा है। आज ठीक है, हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और देश के विकास में आज उत्तर प्रदेश ठीक है। और इसी विकास के मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे और अभी भी उतरते हैं। सुधीर चौहान जी, बीजेपी जब भी चुनावी मैदान में उतरती है वो विकास की बात करती है, वो कहती है विकास के साथ विश्वास भी है जरूरी, दोनों का तालमेल, सरकार उस हिसाब से काम कर रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। और राजनाथ सिंह का इंटरव्यू उठाकर देखेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और जो कभी नहीं हुआ वो यूपी में होगा। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी, इससे पहले कभी रिपीट नहीं हुई है 3 बार सरकार किसी एक ही पार्टी की। आस्था जी, बिल्कुल एक बात इस इंटरव्यू से साफ होती है कि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी के इंटरव्यू से स्पष्ट है कि वो बिहार के मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना चाहते हैं। योगी जी की जो छवि बिहार में पेश की गई वो एक फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए वहां पर पेश की गई। वो मुद्दे जिन्होंने बिहार में जिन लोगों जो सत्ताधीश लोग थे, आज वो विकास की बात नहीं करते और योगी जी को वहां इंट्रोड्यूस करके वो विकास के लिए वहां पर चेहरा बनाकर नहीं लेके गए। योगी जी हमेशा वहां पर जो बयानी उन्होंने जाकर की, चाहे वो 3 बंदर वाली बात की हो या जहां पे डेंटिंग पेंटिंग की बात की हो, जो वो मुद्दे की बात करते हैं वो विकास के लिए वहां चेहरा मॉडल देने गए ही नहीं थे। कहीं ना कहीं मोदी जी कहीं ना कहीं जो हमारे
योगी जी अगर वहां पर गए मुख्यमंत्री महोदय, तो कहीं ना कहीं उनको एक वहां पर एक कैटलिस्ट के रूप में चुनाव को कहीं ना हिंदुत्व कार्ड के रूप में वहां पर देखा गया। और मुझे समझ में नहीं आता, जब बिहार का चुनाव बीच में है और बिहार में जहां अभी एक चुनाव का चरण बाकी है, बिहार के मुद्दों से ध्यान हटाकर क्यों उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, डिबेट को डाइवर्ट किया जा रहा है या इंटरव्यू को डाइवर्ट किया जा रहा है। आपने देखा राजनाथ सिंह ने सारे मुद्दे, घुसपैठिए से लेकर मुद्दे, अब समझ में ये नहीं आता कि वो घुसपैठिए के मुद्दे, जो SIR के मुद्दे, जो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी रूप से बिहार में लागू होते हैं। नहीं, बिहार के संदर्भ में भी राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई एनडीए की 160-162 सीटें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि बीच में अगर आज मुद्दा चुनाव बिहार का है और आप यूपी के चुनाव पे कहीं का डिस्कशन में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो बिहार को छोड़कर बैठ गए। और ये जो घुसपैठियों वाली बात, आज जो बॉर्डर के घुसपैठियों की पहले बात की करती थी, उन्होंने बोला कि आज बॉर्डर के घुसपैठियों नहीं, जो वोट के घुसपैठी हैं, समीर जी जल्दी जो से वोट छोटा के सा जवाब, घुसपैठी हैं, उनसे फिर आज मैं ज्यादा सुधाजी डर है का भी देश को। रुख करूंगी। आस्था जी, हमें तो आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बिहार और उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर रहे हैं। इनकी पार्टी एक भी सीट पर बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही, एक भी कैंडिडेट इनका नहीं है, और ये बिहार के अंदर प्रचार कर रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बंटवारा प्रचार नहीं कर रहे समीर हम जी, तो जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश महागठबंधन यादव एक दिन जोर में शोर से 6-6, क्या 7 उत्तर रैलियां कर रहे प्रदेश, हैं। क्या अरे उत्तर रणनीति है, प्रदेश के सोचिए अंदर जरा। हासिल इंडिया है, गठबंधन में उत्तर समाजवादी प्रदेश में पार्टी एक कोई प्रमुख दल के पूछता रूप में नहीं वहां पे है, हम और जो इंडिया उत्तर गठबंधन प्रदेश के को जितने कोई भी ब्लॉक पूछता हैं, वो नहीं वहां है। जाकर प्रचार नहीं करेंगे तो कहां समाजवादी जाकर प्रचार पार्टी करेंगे? को उत्तर प्रदेश में कोई पूछ न रहे हैं, बिहार में इनका एक उत्तर कैंडिडेट प्रदेश नहीं में है। कोई पूछ रहा है, अरे नहीं पूछ रहा, उत्तर इसका आंकड़ा प्रदेश के स्पष्ट है। 37 सीट में बॉर्डर भारतीय के- जनता अरे पार्टी भैया, को उत्तर सुन लो प्रदेश में ना, हराने सुन वाले लो ना। अखिलेश यादव जी हैं। अरे और हाँ, स्पष्ट रूप से बॉर्डर के जिले जो 80 में सीटों भी, की बात आप चौहान करते थे, साहब, आज वहाँ उत्तर बॉर्डर प्रदेश की के सबसे जिले बड़ी में पार्टी भी समाजवादी पार्टी है। आप 5 इस बात को जिले मानिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। 3 मेहमान चौहान साहब, 5 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। आपको जिले का नाम भी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। बिहार का सीवान जिला, गोपालगंज, 10 सेकंड बेतिया, कंक्लूड करिए समीर जी। किशनगंज, ये जिले बिहार के उत्तर प्रदेश से लगते हैं। आप इन बॉर्डर के जिले में भी आपको एक सीट नहीं मिली, एक कैंडिडेट नहीं लड़ा पाए। आप कहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सीट भले ही ना पकड़ मिली हो, दिया। लेकिन प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। बहुत उनका जोर शोर राज से का चल रहा है। प्रमाण समाजवादी लालटेन के बाद पार्टी को लैपटॉप की कौन बात हो रही है, उनकी समय बात बदलने का की बात भरोसा हो रही है, करेगा? युवाओं की बात हो रही है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि जैसे बिहार का चुनाव खत्म होगा, आप देखिएगा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी तीनों विदेश छुट्टियां मनाने चले जाएंगे और वहां से वोट चोरी और SIR की स्क्रिप्ट लिखकर लाएंगे। आस्था जी, ये लोग इसके सिवा कुछ और करते हैं क्या? काम तो कोई गिनाएंगे नहीं, यही सब गिनाएंगे। तो गिनते रहिए आप लोग। आप लोगों को लगता है यही काम है, तो उसकी बात करिए, बैठ के चर्चा करिए किसने क्या कहा, क्योंकि काम पे कोई चर्चा नहीं होगी। अभी हमारे समीर भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कुछ मैं उसमें जोड़ देती हूँ। एयरपोर्ट खोले तो गए, 6 बंद हो गए। बधाई लीजिए कि चला तो बहुत जोर शोर से, इनॉग्रेशन भी हुआ, 6 बंद हो गए, उसकी बात नहीं करेंगे। हम महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पे बना चुके हो, बधाई हो। नाम तो गिना दीजिए कौन बंद हो गए। मैं नाम गिना दूंगी, नाम बता दीजिए कौन से बंद हो गए। नाम गिना दूंगी, पहले नाम बता दीजिए ना, कौन से बंद हो गए। बताइए, नाम बताइए सुधा जी। सारे अभी सुन लीजिए, बता दीजिए ना। आस्था जी, आप भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, उनके साथ मत पूछिए। मैं पहले बता रही, मेरा सुन लीजिए। आप कह रहे ना मैं नाम बता दूंगी, वो कह रहे नाम बताइए, तो मैंने कहा बता दीजिए। अभी आपने 6 जिलों का नाम तो नहीं पूछा, उन्होंने 2 जिलों का नाम लिया, सिवान और गोपालगंज में। चुप हो गए। आपने पूछा क्यों नहीं कि 5 जिलों के नाम बताइए जो सीमा से लगते हैं? तब तो आप नहीं पूछ पाई। मैंने अब मेरे बात सारी अरे जिलों की बात बताई। अरे सुन लीजिए, आप मुझसे नहीं, मैं बक्सर भी बताया, आपको बेतिया भी, आप एयरपोर्ट समीर जी उनकी बात तो आने दीजिए। समीर जी उनकी बात तो आने दीजिए। बोलिए सुधा जी। 5 सेकंड में बेचैनी, 5 सेकंड में बेचैनी। गूगल पर सर्च कर लिए, 6 एयरपोर्ट बंद नहीं है, तो बाद में पूछ लीजिएगा आस्था जी। चलिए अब आते हैं। आपने देखा होगा कि यूपी महिला अपराध में नंबर 1, आंकड़े ढूंढ लीजिएगा। हत्या के मामले में नंबर 1, अपहरण के मामले में नंबर 1, दहेज हत्या के मामले में नंबर 1। ये हमारे योगी जी ने दिया है, बहुत बहुत बधाई। अब मैं आती हूँ, बड़ी बड़ी बातें उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। ये लोग तो सिर्फ भाजपा का प्रचार करने के लिए आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी हो। बेरोजगारी में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी हम दे नहीं पा रहे हैं, आउटसोर्सिंग से नौकरी 10,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं, और आप कहें सब कुछ चंगा है। सब कुछ चंगा है तो ये जो अपराध की घटनाएं आती हैं आस्था जी, वो कहां से आ रही हैं? वो आकाशवाणी से आ रही हैं क्या? ये यूपी की बातें नहीं है क्या?
ठीक है, लखनऊ में समीर जो जी। महिलाओं के साथ अत्याचार, और सुन लीजिए, आस्था आपने जी, मुझसे एयरपोर्ट का नाम सुधा लिया, जी ने कहा आपने ये मुझसे- भाजपा का प्रचार आपने कर रहे हैं। मुझसे- अरे हम सुनिए भारतीय जनता भाई, पार्टी के अरे सुन प्रवक्ता हैं, लीजिए। हम भारतीय अरे जनता सुन पार्टी के लीजिए, इतना नेता आपको हैं। बेचैनी किस बात से हो रही है? केशव जी किस और बात योगी से जी बेचैनी किसका क्यों हो रही है? प्रचार करेंगे? आपने जिन मुद्दों का, जिन अमेरिका से समस्याओं का स्क्रिप्ट जिक्र लेके किया उस पर आएंगे। एक कमेंट अरे सुन लेते सुन हैं। लीजिए दूसरे- भाई, देशों सुन से मैं लीजिए। लौटूंगी आपके लेके पास। आएंगे। हम छोटा सा प्रचार कमेंट तो सुन लीजिए। भाजपा की ये नहीं चलेगा। नीतियों का ही आस्था जी करेंगे। मैं चलेगा। लौटूंगी मेरी आपके आपकी पास, सुधा जी, वेट हम करिए। भाजपा क्योंकि की बर्दाश्त देखिए, एक नहीं बार होता सब लोग प्रचार बोल रहे करेंगे हैं ना। ना, एक बार सब लोग सच्चाई बोल रहे हैं, उसके बर्दाश्त बाद नहीं में होती लौटूंगी। आप लोगों को। आपकी एक तरह sentence छुटभैया बोलती हूँ, नेता और सबको चिरकुट बेचैनी नहीं आती है। आप करेंगे दोनों ना। शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं प्रभात त्रिपाठी जी को लेकर आती हूँ चर्चा में, बड़े पत्रकार हमारे बीच में। सुधा जी, समीर जी, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, मैं फिर लौटूंगी। प्रभात जी, बिहार में एक फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है और एक बात जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसके अपने अपने मायने, इसके अपने अपने आकलन किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई इस बार देख लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी है, वोटिंग बढ़ गई और ये यूथ ने वोट किया है, ये बेरोजगारी पर वोट किया है, ये परिवर्तन के लिए वोट किया है। और दूसरी तरफ सरकार है जो कह रही कि और मजबूती से सरकार बनाने के लिए वोट किया है। देखिए आस्था जी, बिहार के चुनाव का जो एक फेस हो गया है, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार एनडीए की, और अगर आने वाले समय में हम यूपी के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वो जो जातियों का मिथक है उसको तोड़ा है। जो ये दोनों राज्य हैं ये जातियों की राजनीति से जकड़े हुए थे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड अगर बिहार में हो रही है तो उत्तर प्रदेश का 2027 का अगर वार्म अप आपने जो दिया गया है कि 27 का क्या होगा, मैं ये कहता हूं कि बिहार के चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ की डिमांड बिहार में हो रही है तो कहीं ना कहीं मोदी की जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी दूर हो गई थी। मोदी, देखिए ये दोनों एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं और काम भी करते हैं। लोगों को लग रहा है कि सिर्फ मंदिर बन रहे हैं, मंदिर का विकास हो रहा है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि जिस प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र, अगर हमारा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, और ये लोग बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे लेते हैं, लेकिन विकास जो डेवलपमेंट का जो चक्र होता है, जो उसका आर्थिक चक्र होता है, वो सामाजिक के साथ साथ आर्थिक चक्र भी प्रदेश का मजबूत होना चाहिए। उसमें योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है वो निश्चित तौर पे जनता उसको जवाब दे रही है। अब तीसरे साल के कार्यकाल में अगर कहीं एंटी कम्बेंसी की बात आएगी कि एंटी कम्बेंसी योगी जी की 27 में होगी कि नहीं होगी, जो 8 साल का कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का, उस पे योगी जी को लेके प्रदेश की जनता में एक वाहवाही है, कानून व्यवस्था को लेके और डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके। तो विकास का जो पहिया है जब वो चलता है तो निश्चित तौर पे जनता के बीच में ये सारे मुद्दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के प्रभात जी, आपका वीडियो सिग्नल चला गया, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास, मैं फिर से लौटूंगी। हमारे साथ एके जैन जी है, पूर्व डीजीपी यूपी। एके जैन जी, बिहार के चुनावी रण में क्राइम की बात हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने बिहार में किस तरीके से जो अपहरण सिंडिकेट चला करता था उसको लेकर विपक्षी गठबंधन को घेरा। यूपी के एग्जाम्पल दिए गए पूर्व सरकारों के, माफिया, बुलडोजर, बहुत कुछ हुआ बिहार के चुनावी रण में। लेकिन अगर इस क्राइम की अगर बात की जाए तो देखिए, यूपी का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है, वहां पर बड़े बड़े माफियाओं और डॉन्स का आतंक रहा। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, और ये सब लोग राजनीतिक संरक्षण से पले बड़े हैं, वरना ये छोटे मोटे बदमाश गुंडे हुआ करते थे। तो ये है, और ऊपर से बिहार की सीमाएं मिलती हैं, वहां भी बड़ा अपहरण सिंडिकेट, लूट मार, कट्टा, इन सब का जिक्र चुनाव में किया जा चुका है। तो पुलिसिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि इधर से पूर्वांचल और उधर से बिहार, और कैसे बॉर्डर क्रॉस करके अपराधी इधर से उधर आते हैं, जाते हैं, और राजनीतिक संरक्षण भी क्या इनको मिलता रहा है। देखिए, मेरी कई पोस्टिंग्स वाराणसी में रही हैं जी। आईजी जोन वाराणसी भी रहा हूं, बहुत लंबा जोन है। बिहार के बहुत से जो लोग हैं उनके रहने के ठिकाने, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के रहने के ठिकाने बनारस में हैं, जुड़े हुए हैं लोग बाग बनारस के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के। तो स्वाभाविक है कि जो उपलब्धियां योगी जी वहां पे अपनी गिना रहे हैं उनका स्वाभाविक रूप से वहां पर प्रभाव पड़ेगा।
और जो मैंने मीटिंग्स में मैंने स्ट्रेंथ देखी है, वहां पर जो क्राउड आ रहा है और जिस प्रकार से डिमांड की जा रही है, ये एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर, जो संगठित अपराध को समाप्त किया गया है, जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो निवेश आना प्रदेश में शुरू हुआ है, ये एक मुद्दा रहेगा। इसीलिए इसको प्रधानमंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस विषय को बार बार उठा रहे हैं और इसको लेके बिहार में लेकिन सर, जो करंट सरकार के आंकड़ों को गिनवाया जाता है, जिसका जिक्र भी सुधा मिश्रा जी भी कर रही थी कि यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो गया है, अपहरण में, दहेज हत्याओं में नंबर 1 हो गया। पूर्व की सरकारों को ठीक है घेरा जाता है कि भाई माफियापन पे, डॉनपन पे, महिलाओं के प्रति अपराध, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये सरकार क्रेडिट लेती है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है। लेकिन फिर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं जिसका जिक्र विपक्षी पार्टियां करती हैं? ये गलत है कहना कि हत्याओं में नंबर 1 है, अपहरण में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, किसी में 17वें स्थान पर है, किसी में 19वें स्थान पर है। मैंने कई चैनल्स को इंटरव्यू दिया है और हाँ, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में नंबर 1 है। जो 2023 के आंकड़े एनसीआरबी ने रिलीज किए हैं, उनको अगर देखा जाए तो मैं कभी भी आंकड़ों के पक्ष में नहीं रहा। मैं एक ऐसा अधिकारी रहा हूं पुलिस में जिसने हमेशा ये कहा है कि पब्लिक परसेप्शन पे चलना चाहिए, कि पब्लिक क्या सोचती है पुलिस के बारे में। आंकड़े में तो बाजीगरी भी हो सकती है, पर यह है कि जो महिला अपराध है उसमें देश में नंबर 1 है प्रदेश। बाकी अपराधों में बहुत नीचे चला गया है, चाहे वो लूट हो, डकैती हो, मर्डर हो। ठीक है, समीर जी बोलिए, उसके बाद प्रभात जी। देखिए आस्था जी, अभी हम अपने पूर्व पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो इस नाते आए हैं कि हमारी सरकार में अल्पीकरण नहीं होता, हमारी सरकार में मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन मुकदमे दर्ज करने आप ये कह रहे हैं कि थानों से भगा नहीं दिया जाता लोगों को? नहीं, भगाया नहीं जाता, ये नहीं होता। नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का नेता फोन करेगा तभी एफआईआर दर्ज होगा, ऐसा नहीं। सामान्य आदमी भी जाके एफआईआर दर्ज करा सकता है। पुलिसिंग उत्तर प्रदेश की बदली है। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को मुंह पर तमाचा है। और पूर्व पुलिस अधिकारी जो बात कह रहे थे वो बहुत बारके की बात थी आस्था जी, कि बिहार के अंदर जिस प्रकार की भीड़ योगी जी को सुनने आ रही है, वो ये कनेक्ट कर रही है कि उत्तर प्रदेश का सुशासन, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की तरक्की, ठीक है, बिहार कानून व्यवस्था, बिहार के लोग पसंद सुधीर चौहान जी, उसके बाद बिहार की बड़ी आबादी, ठीक है, मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, सुधीर चौहान जी करती है। इस नाते मैं कह सकता हूं जितने जातिगत आंकड़े और जितने जाति के आरोप वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार पे लगे हैं, सुनिए और निश्चित रूप से एक नया इतिहास। समीर जी, जितने जातिगत आंकड़े और जितनी जातिगत आंकड़ों की सरकार और जितनी जातिगत बरादरी की बात इस उत्तर प्रदेश सरकार की हुई है, मुझे लगता है पूर्व में किसी भी सरकार को इतना डिस्कस नहीं किया गया। चाहे आप उसमें एक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, जितना इसको डिस्कस हुआ है इतना कहीं नहीं हुआ। तो ये जो आंकड़े के जो गेम आप बताते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ा आसानी से आप एक प्रश्न उठा देते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता, आप देखिए कितने दलित जो थाने के बाहर खड़े होकर रोजाना पुलिस की रोजाना वहां पर मुठभेड़ के साथ साथ खड़े होकर और वहां वो गुहार लगाते रहते हैं कहीं ना कहीं पुलिसिंग के सामने कि हमारी एफआईआर को दर्ज किया जाए। और देखिए डाटा, अभी जैसे पूर्व जो हमारे पुलिस अधिकारी बोल रहे थे, डाटा कभी फेक नहीं आता, डाटा एनसीआरबी में वो जाता है जो सिस्टम के अंदर एंटर हो, जो सिस्टम के अंदर एंट्री दिखाई जाए। लेकिन इन चीजों को मानने के लिए मादा चाहिए कि जो आप अपने अगर कड़वा थू और मीठा गप ऐसे नहीं चलेगा। जो आपकी पुलिसिंग है, जो आपके बेटर पार्ट है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे पार्ट को आप रिजेक्ट करेंगे। जल्दी से सुधा जी, उसके बाद मैं प्रभात जी का रुख करूंगी क्योंकि टेक्निकली अभी हमारे आदरणीय जैन सर ने बताया कि जो जनता की आवाज हो उसी को सच मानना चाहिए, क्योंकि जादूगरी होती है आंकड़ों में। और आंकड़ों की जादूगरी पटना में चुनाव के बाद, अभी आपने बिहार में चुनाव के बाद आपने देखा कि इनके नेता एक जगह से 2 जगह वोट डाल रहे हैं, कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। जब भी सर जानते होंगे, चूंकि सर ने पूर्व डीजीपी रह चुके हो, जानते हैं कि कभी भी वोट डालते समय कोई भी व्यक्ति चुनाव क्षेत्र में, अरे सुन लीजिए, मत बोलिए राहुल गांधी की फजीयत भी हुई है, समाचार आप लोग कर रहे हैं देश की। सुन लीजिए पहले, बताते हैं कि आप डिबेट करवाना चाहते हैं कि नहीं? अगर आपको लगता है कि ऐसे डिबेट होना तो आप भी देख लीजिए। जिनको वो सबके बीच में वो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क आप ही करेगा, शांत हो जाए, क्लोजिंग रिमार्क आप ही करेगा। सुधा जी कंक्लूड करिए, फिर प्रभात जी। हाँ,
जी, मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे आजमगढ़ हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, मुरादाबाद, चित्रकूट हो, जाके चेक कर लीजिएगा कि एयरपोर्ट शुरू हुआ क्या हुआ। जरूरत है, क्योंकि लोग फिर से प्रस्तावित किए हैं मेरठ, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, नोएडा, ये नया खोलने जा रहे हैं। इस पर जवाब क्या लेंगे ये प्रभा जी, जादूगरी जल्दी से, मेरे पास 30 सेकंड है। प्रभा जी, जनता को भरमाना चाहते हैं, ये जरूर दर्शक देखें और आवाज आ रही जाने है कि मेरी कितनी प्रभा जी? जादूगरी करते हैं, लग कितना रहा है झूठ उनको आवाज बोलते नहीं हैं लोग। पहुंची। ठीक है, समीर जी, लास्ट कमेंट, सवाल आपने सुने होंगे। आस्था जी, सुधा जी जो बातें कह रही हैं वो सब फेक हो गया। राहुल गांधी के अरे सारे कोई बयान फेक नहीं, फेक मैं हो नाम गए बता दिए, फेक अब आप देखिए लोग सुधा जी, हैं, आप झूठ आप फेक लोग हो बोल गए रहे हैं। हैं, सारे आप लोग बयान झूठ फेक बोलते हो हैं, गए आप हैं। लोग फेक हैं। समाजवाद आप पत्रों लोग में फेक लोग चीजों आगे को आके चुनाव कह रहे हैं आयोग कि के साहब सहारे हमने में बेच ऐसा के नहीं कहा। जनता के राहुल वोटों की गांधी चोरी करा कहाँ रहे से हैं सूची और आप लाते यहाँ पे हैं? दूसरों को अब फेक आप बोल रहे ईवीएम हैं। में क्यों नहीं बोल रहे गाली हैं? देते। जादूगरी करते हैं, अब ईवीएम आप नहीं, आप ईवीएम लोगों का को सब कुछ गाली नहीं स्थापित हो देती चुका हैं। है, अब उसके आप बाद में वोट मानने को चोरी तैयार की नहीं है। बात करती है। कौन सी जैन वोट सर चोरी बैठे हो रहा है? हुए हैं, राहुल किसी गांधी भी गए उम्मीदवार कहाँ? को चलिए, अलाउड समय नहीं खत्म हो रहा है मेरे होना पास, चाहिए। समय खत्म हो रहा है, मुझे शो यहीं वाइंड अप करना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार जिस तरीके से तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता कर रहे हैं, इसे 2027 के मिशन यूपी का भी वार्म अप कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी बदलाव वाला प्रहार किया तो बीजेपी ने पलटवार में विदेश यात्रा का तंज कसा। अब सवाल यह है कि बिहार में योगी मंत्र 2027 के मिशन यूपी का क्या वार्म अप है। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।